नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज का साझा कार्यक्रम। क्या बिहार की सियासत को लेकर भाजपा बेचैन है? क्या बीजेपी के बड़े नेता असमंजस में हैं, हड़बड़ी में हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परेशान है, पेशोपेश में है? इस गठबंधन में क्या वे असहज महसूस कर रहे हैं? क्या भीतर ही भीतर यह गठबंधन लठबंधन में तब्दील होता हुआ दिख रहा है? ये कुछ ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जिसके सूत्र तलाशने में राजनीतिक पंडित भी लगे हैं, पत्रकार और राजनीति में रुचि रखने वाले लोग भी लगे हैं। तो आइए हम भी इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभात कुमार जी के पास, जो लोक वार्ता न्यूज के संपादक हैं। प्रभात जी, स्वागत है इस सवाल के साथ कि बिहार की सियासत को लेकर, राजनीति को लेकर भाजपा में इतनी बेचैनी क्यों है? जो सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर है या कुछ और कारण है? देखिए, भाजपा के बेचैनी का दो तीन कारण है, जिसमें सबसे बड़ा कारण विगत लोकसभा में भाजपा का बिहार में प्रदर्शन है, जिसमें अब यह मामला सामने आ चुका है कि जनता दल यूनाइटेड भाजपा पर भारी पड़ी है। 74 विधानसभा क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड आगे रहा है। 68 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। 29 विधानसभा क्षेत्र में लोजपा आगे रही है। और हम का कोई डाटा मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये मोटे तौर पर जानकारी है। और कहा जा रहा है कि 170 सीट एनडीए का जो आंकड़ा इसके आधार पर पहुंचता है वो है। यही कारण है कि यह बेचैनी राष्ट्रीय जनता दल में भी है और भारतीय जनता पार्टी में भी है। दोनों तरफ से जनता दल यूनाइटेड पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है और नीतीश कुमार दोनों तरफ से दबाए जा रहे हैं और बीच में वो उनका सांस फूलता जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसकी साझेदार है, जो उसके सत्ता के भागीदार है और इस सरकार का एक बड़ा हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी, वही असहज होकर बैठ गई है। और उसके जी, असहजता का और दो बड़ा कारण है। यह है कि जो लोकसभा में जो उसकी स्थिति है, 240 सदस्यों की संख्या वाली भाजपा अब उस तरह से मनमाना अपना फैसला नहीं ले पा रही है जो पिछले शासन काल में ले रही थी। अब उसको जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी, जो उसका दो महत्वपूर्ण सहयोगी है, उस पर उसको निर्भर रहना पड़ रहा है। उसके जो अपने एजेंडा हैं उसको पास कराने के लिए कहीं ना कहीं इनको पहले दबाव में लेना पड़ता है और फिर वह उसमें आगे बढ़ती है। एक तरफ जनसुराज के प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कई नेताओं के जो बयान आ रहे हैं या जो कुछ चल रहा है, उसको लेकर ये लग रहा है कि बीजेपी भी भीतर ही भीतर नीतीश कुमार और जेडीयू को लेकर वो कुछ न कुछ गुल खिलाने में बीजेपी लगी है। और लेकिन जेडीयू के चलिए, भीतर भी एक तरह से सिर फुटौल चल रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर गुलाम रसूल वलियाबी का जो बयान आया, ललन सिंह का जो बयान है या विजय कुमार चौधरी का जो बयान है, ये सबको अगर मिलाते हैं तो लग रहा है कि जेडीयू के भीतर भी कुछ ठीक-ठाक नहीं है। जेडीयू के भीतर भी स्पष्ट तौर पर दो धाराएं हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। एक धारा का नेतृत्व संजय झा संभालते हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और एक के तो स्वयं नीतीश कुमार हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये दो धाराएं स्पष्ट रूप से है। जनता दल यूनाइटेड के बीच में कुछ क्रीमी लेयर के नेता हैं जिनको मलाई ही से पसंद है और मलाई के लिए ही इस पार्टी में है। एकदम साफ तौर पर मैं कह सकता हूं। तो उनको ऐसा लगता है कि उनके रुझान और उनके
उनको उनका जो अपना जो समाज है और जो उनका वोट बैंक है उसके हिसाब से उनको भाजपा बहुत ज्यादा सूट करती है, इसलिए वो भाजपा के तरफ उनका रुझान ज्यादा दिखता है। और जब भी मौका मिलता है वह उनका झुकाव उस ओर दिख जाता है। वक्फ बोर्ड के मामले में भी जिस तरह से ललन जी का भाषण हुआ संसद में, लोकसभा में, उन्होंने जो बताया बोला उसको लेकर नीतीश कुमार भी दुखी हैं। आपको मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज है उनके उस भाषण से, खुश नहीं है। और उन्होंने अपने दोनों नेता, जो राज्यसभा के नेता हैं और जो लोकसभा के नेता हैं, इन और दो जो मंत्री हैं भारत सरकार के, दोनों से आग्रह किया है कि वह मध्यम मार्ग को अपनाए और मध्यम मार्ग में रहते हुए मोदी के समर्थन में या विरोध में बोलने का प्रयास करे। निश्चित तौर पर अगर इसको इस रूप में देखें तो अनुशासन की धारा को नहीं तोड़े और नीतीश जी के बिना मर्जी के या पार्टी के बिना मर्जी के अपनी मर्जी इस पार्टी पर नहीं थोपे। प्रभात जी, लेकिन सदन में जेडीयू का जो स्टैंड था वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर, वो तो समर्थन किया जेडीयू ने, लेकिन फिर ललन सिंह ने बोला था कि ये मुसलमानों के विरोध में ये बिल नहीं है। लेकिन गुलाम रसूल बलियावी का बयान आया कि मठ और मंदिर का भी क्या आप वो करेंगे। तो इससे तो मुसलमान वोटर्स नाराज होंगे जेडीयू के साथ जो है, और एक तरफ जेडीयू का जो मुस्लिम वोटर्स है उसकी और प्रशांत किशोर की नजर भी है, तो इससे तो नुकसान होगा। देखिए, बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है वक्फ बोर्ड के, जो केंद्र सरकार में उसमें समर्थन जरूर किया था और वक्फ बोर्ड में भी कई गड़बड़ियां हैं। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और उसका निजीकरण जिस तरह से धार्मिक आधार पर किया गया है वह भी गलत है। और हिंदू समाज का जो मठ मंदिर है उसका भी जो कुछ निजीकरण किया गया है और उन संपत्तियों का भी जो ब्यौरा नहीं है, जिस तरह से निजीकरण मतलब कब्जा, अतिक्रमण। हाँ, वहाँ गोलमाल नहीं, उसमें वक्फ बोर्ड के संपत्ति में कुछ लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर भी गड़बड़ी की है। कई वक्फ बोर्ड का मामला हम लोगों ने देखा है मुजफ्फरपुर में भी, कि उनकी जमीन को बेच दिया, उनको कर दिया जो उसके माने जो जिसको कहिए कि कस्टोडियन थे, उन्होंने कई गड़बड़ियां की है। तो कानून के दायरे में मठ मंदिर और ये वक्फ बोर्ड को भी लाया जाना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि जो भी इस तरह का है उन जमीनों को सरकार को माने उसको अपने कब्जे में लेकर उसका जो राष्ट्रीय उपयोग है, जो देश के हित में उपयोग हो सकता है, प्रदेश के हित में उपयोग हो सकता है, वो व्यक्तिगत हित से लेकर अगर उसमें किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। आज अगर आप देख लीजिए इस राज्य में तो स्कूल कॉलेज बनाने के लिए जमीन का बड़ा अकाल होता है। मेन शहर जो है या मुख्य जो जगहें हैं वहां पर अब मठ मंदिर की जगह बची हुई है, अब वक्फ बोर्ड की जमीन बची हुई है, जो जिस पर कहीं ना कहीं निजी खेल होता है, जमीन माफियाओं नहीं, ये का। तो आपका व्यक्तिगत राय, आपकी राय हो सकती है। मैं बता रहा हूँ वही कि बिहार सरकार ने अपनी तरफ से उस बिल आने के बाद निर्णय लिया है कि जो भी वक्फ बोर्ड है वो उसकी भी संपत्ति और जो भी मठ मंदिर है उसका भी जो संपत्ति है, जमीन है, उसकी पैमाइश कराई जाए, उसका आदतन रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए और उसमें उसकी जांच करा के उसको देखा जाए कि उसकी क्या स्थिति है। उसके बारे में एक कमेटी उन्होंने बना दी है और उस पर बहुत जल्दी उनकी संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा किया जाएगा, उनकी जांच होगी और वो पता लगाया जाएगा कि उसमें कितनी गड़बड़ी है। ये बिहार सरकार का। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर पर बिहार सरकार बड़ा फेरबदल करने वाली है। जी, जो प्रशासनिक हेरफेर का सवाल है, अगस्त का महीना बिहार के लिए प्रशासनिक लहजे में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रशांत किशोर और जो विरोधी दल के नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल और आम लोग भी अगर कहिए तो जो बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है और जिस तरह से प्रशासनिक
अराजकता का भी मामला हुआ आया है और कई भ्रष्टाचार के मामला उजागर हुए हैं। उसको लेकर नीतीश कुमार कहीं बहुत सख्ते में है, बहुत परेशानी में है और कभी भी कोई शासक अपनी कमियों को उजागर नहीं करता है, उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। और इस दृष्टि से दो बड़े फैसले की उम्मीद दिख रही है, जिसमें बिहार के डीजीपी भी बदलेंगे और चीफ सेक्रेटरी भी बदलेंगे। डीजीपी के जी। लिए नाम भेजा जा चुका है ब्रजेश मल्होत्रा, जो अभी चीफ सेक्रेटरी हैं। अगर उनको एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है तो उनको 31 अगस्त को रिटायर होना है। तो बिहार सरकार के पास चीफ सेक्रेटरी के लिए भी 3-4 नाम है, जिसमें अमृतलाल मीणा जो मुजफ्फरपुर में डीएम भी थे, बहुत कड़क अधिकारी थे, दलित समुदाय से आते हैं। और जैसे कि शोभा अहोतकर है डीजीपी के लिस्ट में, उसी तरह के पहले नंबर पर अमृतलाल मीणा जो अभी कोयला विभाग में, जो भारत सरकार का कोयला मंत्रालय है उसमें सचिव है, उनका नाम है। चैतन्य प्रसाद है और पाठक जी हैं। जी। और और इसके अलावा इसके नीचे सिद्धार्थ का नाम है, जो सिद्धार्थ जी अभी शिक्षा विभाग और प्रधान सचिव बने हुए हैं मुख्यमंत्री के, ये नाम है। तो इन नामों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि संजीव हंस की घटना के बाद से मुख्यमंत्री अपने प्रशासनिक हलके में परिवर्तन को लेकर एक्टिव हो गए थे और एक्टिव मोड में चले गए थे। और कहीं कहीं से जो हमको जानकारी मिल रही थी कि कई वर्षों से जो एक सुपर सीएम दीपक कुमार के नाम को लेकर चर्चा थी, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा बिहार में बदनामी हो रही थी, भ्रष्टाचार के कई आरोप लग रहे थे। बताया जा रहा था कि वो कई मंत्री और कई अधिकारियों, जो सीनियर अधिकारी थे, जो चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी थे, उन पर भी वो भारी पड़ते थे। और कुछ उनका एक कॉकस था अधिकारियों का, जिसको लेकर नीतीश कुमार की बदनामी हुई और आगे भी बहुत कुछ होने वाला था। उसको लेकर अब नीतीश कुमार सतर्क हो गए हैं और उनकी विदाई का वेला आ चुकी है। कहा बताया जा रहा है कि इसी सिलसिले में कुमार रवि जो कमिश्नर थे और भवन निर्माण विभाग के सेक्रेटरी थे, उनको मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। और वो लंबे अरसे से जो वहाँ अनुपम कुमार जो सचिव थे, वो भी मुजफ्फरपुर के डीएम थे, उनको भी अब उस जो राजगृह है उससे बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। क्या कि वो बहुत बहुत शांत स्वभाव के अधिकारी रहे हैं और जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें अब नीतीश कुमार कुछ कड़क अधिकारी, जो कड़क वाले अधिकारी हैं, जो साफ सुथरे छवि और उनको जो सही सही सुझाव और जानकारी दे सके। एक्चुअल लोगों का कहना है कि नीतीश जी जानकारी के मामले में कट गए थे और जो उनको भूजा पार्टी और कुछ अधिकारी थे वो इस तरह से घेर लिए थे कि बिहार में बहुत कुछ जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया और प्रशासनिक हलके में भी गड़बड़ी हुई और पुलिस के महकमे में भी हुई। और डीजीपी जो भट्टी साहब, जो उनसे उम्मीद थी और उनको बार बार मौका दिया गया, कहा गया, उसके बाद भी यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरी। प्रभात जी। अब इसके पीछे जी। कौन जिम्मेवार हैं ये तो वही लोग जानेंगे, लेकिन ये स्थिति यही है। प्रभात जी, ऐसा तो नहीं कि जो ये फेरबदल किया जा रहा है प्रशासनिक स्तर पर या बड़े लेवल पर ये होने के संकेत मिल रहे हैं, वो इसलिए कि वहां से ऊपर से एक दबाव नीतीश कुमार पर या बनाने के लिए कई आईपीएस आईएएस को ईडी अपने राडार पर लेने की कोशिश में है, लेने के प्रयास में है। इसको लेकर के भी तो नहीं इधर उधर किया जा रहा है। संभव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये सब प्रशासन में चलता रहता है। और जो भी इस देश में रहा है कि जो भी राज्य सरकार प्रधानमंत्री या अमित शाह जी से अलग अपनी कोई भावना रखते हैं या उनके दबदबे से बाहर निकलना चाहते हैं, उन पर तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल होता ही है और उनको लेने का प्रयास किया जाता है। और निश्चित तौर पर जो बिहार में भ्रष्टाचार है, जिस स्तर पर भी है, जिससे लोग त्रस्त हैं,
वो मुख्यमंत्री जी को भी इसको स्वीकार करना चाहिए, इसको पता लगाना चाहिए और उसको जल्द से जल्द दूर करना चाहिए, क्योंकि 1 साल का समय ही अब चुनाव में बच गया है। अगर इस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों को अगर बचाएंगे, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो इससे भी दिक्कतें आएगी। हमको लगता जी है कि चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है और चुनावी तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री 1 साल के लिए एक अपनी साफ सुथरी छवि और अपना एक जिस प्रशासन को लेकर, जिस कानून के राज को लेकर उनकी चर्चा रही है, उसको वापस लाना चाहते हैं। ला पाएंगे या न ला पाएंगे ये तो समय बताएगा। क्या है कि जिस तरह से जनता दल यू के भीतर ही आपस में खींचतान है और जिस तरह से कभी कभी टूट का खतरा दिखता है, तो इसके लेकर बहुत सारी बातें हैं और विपक्ष का भी जोरदार हमला होता है और विपक्ष भी कोई कमजोर नहीं। जी, आपने लॉ ऑर्डर की बात की। बीजेपी के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी लॉ एंड ऑर्डर की का मामला उठाया है, शराब का भी मामला उठाया है। तो अपने ही गठबंधन के एक साथी अपनी ही सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। क्या है ये? इसके भीतर क्या ये देखिए चल रहा है? भाजपा के कई सांसद और कई नेता लगातार इन दिनों, आपको याद होगा कि दिलीप जायसवाल मंत्री होने के बावजूद राजस्व विभाग में वो मैंने भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। वो अभी अपना ही सरकार की बात थी। मुकेश सहनी के पिता की जिस समय हत्या हुई उस समय भी यह मामला कई लोगों ने उठाया। ठीक है, जहां तक गठबंधन धर्म का सवाल है, मुझे जहां तक याद है कि जब तक सुशील मोदी बिहार सरकार में डिप्टी सीएम थे तब तक ऐसी बात नहीं होती थी। उनके जब से वो गठबंधन धर्म टूटा है या जो वो स्थितियां बदली है, तब से लगातार भाजपा उसी तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर रही है जिस तरह से विपक्ष हमलावर होता है। भाजपा के नेता उसी तरह से पगड़ी कभी बांधते रहे हैं और कभी कमर कसते रहे हैं जिस तरह से विपक्ष बांध करता रहा है। जो विपक्षी और भाजपा के तेवर में कोई अंतर नहीं दिखता। और जहां तक संजय जायसवाल का सवाल है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी लोकसभा में चुनकर बेतिया से गए हैं। उनकी बहुत खींच रही है नीतीश कुमार से व्यक्तिगत तौर पर। और एक वर्ग है, एक जाति है, एक समाज है बिहार में जिसका शराब से बहुत अभिन्न नाता है और भाजपा में एक बड़ी लॉबी है, राजद में भी एक बड़ी लॉबी है और मैं तो कहूंगा कि जनता दल यूनाइटेड में भी एक बड़ी लॉबी है। जो शराब का जो कारोबार है, जो शराब का अवैध या वैध कारोबार है, उसके लिए एक बड़ी लॉबी है जो सरकार पर हमेशा दबाव बनाना चाहती है कि बिहार की शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए और वो फिर से अपना फूल फल सके और उनका दिन दूना और रात चौगुना व्यापार चले। तो संजय जायसवाल जायसवाल। उसी संदर्भ में मैं उस बयान को देखता हूं और यह निश्चित तौर पर बहुत दुखदाई है। जो स्थिति है शराब और जमीन का, वो बिहार में निश्चित तौर पर बिहार सरकार को इसको गंभीरता से देखना चाहिए और इनके जो कारोबारी हैं और जो इन पेशा और व्यापार से जुड़े हैं उनके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आम जनता असहज रहेगी जी और उनका विश्वास मुख्यमंत्री से उठेगा। जी। राज्यसभा चुनाव को लेकर जेडीयू में एक चुप्पी है। कौन कैंडिडेट होंगे, इसको लेकर कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूं कि जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, मनीष वर्मा। मनीष वर्मा की स्थिति अभिमन्यु से अलग नहीं है। वो पार्टी के भीतर भी जिस तरह से नेताओं से घिरे हुए हैं और जो उनके वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं, जिसमें भूजा पार्टी के भी बड़ी लोग, काफी लोग हैं और संगठन के भी लोग हैं और जिस तरह से प्रशासन का भी एक बड़ा महत्व है, वह किसी भी शर्त पर जिस तरह से उनका कद बढ़ रहा है, जिस तरह से वो मुख्यमंत्री को दिशा निर्देश तो नहीं देंगे, लेकिन जिस तरह से सलाह मशविरा दे रहे हैं या परिवर्तन की बिहार में जो गड़बड़ी हो रही है उसको लेकर जो सुझाव उनका आ रहा है,
संगठन या प्रशासन के स्तर पर, उससे बहुत बेचैनी है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मनीष वर्मा राज्यसभा नहीं जा रहे, उनका अच्छा, जाना नीतीश मीडिया कुमार में हो या फिर जेडीयू के। जी। नहीं। और दूसरा नाम है सरजू राय का। तो सरजू राय जो उनके मित्र हैं, अभी झारखंड से जुड़े हैं, उनको लेकर भी बड़ी चर्चा बनी हुई है कि वो अभी जा रहे हैं। लेकिन जदयू में जो अभी वर्तमान स्थिति है, एक अनार और 100 बीमार की स्थिति सौ। बनी हुई है। जी जी। एक अनार, बिल्कुल। जो जदयू में जो लोग हैं, जितने बड़े नेता हैं, उनके कोई ना कोई खास लोग राज्यसभा में जाने के लिए बेताब हैं। सबका लाइन में अपना लगे अपना हैं। पैरवी सब। इसलिए हम मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी तरफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ राजकुमार सिंह, जो भाजपा के मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, वो हार गए हैं और उनको फिर से राज्यसभा में भेजकर मंत्री बनाना चाहती है। उसके लिए नीतीश कुमार पर जिस तरह से दोनों राज्यसभा का पद के लिए दबाव बना रही है, मुझे ऐसा लगता है कि यह दोनों पद बहुत उम्मीद है कि भाजपा के कोटे में ही चला जाएगा और जनता दल यूनाइटेड इससे शायद अलग हो जाए तो कोई। और मैंने, जी। मेरा ऐसा अनुमान है, ये मेरी गारंटी नहीं है। तो और जो आप ये कह रहे हैं विधान कि जो जेडीयू को खतरा बीजेपी से ज्यादा है, राजद से कम है। जी, मैं मानता हूं कि जो अभी स्थिति बना हुआ है बिहार की राजनीति में, और जिस तरह से चिराग पासवान ने जो 2020 में घटना नीतीश कुमार के साथ जो हुआ था, और जिस तरह से वो मोदी के हनुमान बनकर नीतीश कुमार की लंका को जला दिया, और जिस तरह से उसको क्षति पहुंचाया, शायद वही काम प्रशांत किशोर भी करने वाले हैं। और ये भाजपा ए और भाजपा बी का मामला है। प्रशांत किशोर भाजपा बी की तरह चल रहे हैं, और राजद भी कहीं से भी कमजोर नहीं है। राजद भी बहुत मजबूती से आने की तैयारी कर रही है, और समर में आने से पहले की तैयारी है। इसका प्रमाण अभी हिना साहब को मनाने का जिस तरह से प्रयास किया गया, और मुस्लिम गोलबंदी को फिर से राजद मजबूत करने में जुटा हुआ है। और हमको लगता है कि जिस तरह से लालू यादव अब तेजस्वी को हो सकता है कि पीछे छोड़कर वो खुद अपने आगे आएंगे, और फिर से जो उनका अपना जो समीकरण रहा है, जातीय समीकरण और राजनीतिक समीकरण, उसको शायद आगे बढ़ा। ललन सिंह ने कहा भी है कि तेजस्वी यादव की कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। उसके बाद चितरंजन गगन जो राजद के प्रवक्ता है, उन्होंने हमला किया है कि ललन सिंह ने तेजस्वी यादव से बात हुई या पार्टी से बात हुई, तो उसमें इन्होंने कहा कि आप मुझे डिप्टी शायद बनाने की बात हुई थी, आप सीएम बने, हम डिप्टी सीएम बने। इसका खुलासा चितरंजन गगन ने किया है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में भी बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए प्यासे हैं, उनके भीतर भूख भी है। और नीतीश कुमार को अगर उनका बस चले तो आज हटाकर वह कुर्सी पर बैठ जा सकते हैं। और ये इस कोशिश फिराक में लगे हैं। 1-2 साल से चल रही है। अब कौन क्या कहता है, इसके कहने का क्या अर्थ है, ये आप समझ सकते हैं। अगर जी तेजस्वी के कुंडली में अगर तेजस्वी के कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है, तो मैं तो कहूंगा कि बहुत लोगों के कुंडली में अभी मुख्यमंत्री का बनने का कोई योग मुझे नहीं दिखता। जी जी। अब अंतिम सवाल आपसे कि जेडीयू में आपने अभी कहा कि दो धाराएं हैं, एक के केंद्र में नीतीश कुमार है और दूसरे के केंद्र में वो संजय झा है। लेकिन मुख्यमंत्री के रहते दूसरी धारा कैसे बह सकती है? क्या नीतीश कुमार जी को मालूम नहीं है? और दूसरी बात कि जो मलाई है, जेडीयू में जो मलाई का जो खाने का जो रिजर्व कोटा है, वो खास विशेष जाति यानी सवर्ण जाति के हिस्से में है, चाहे वो अधिकारी हो या फिर पार्टी के नेता हो। क्या नीतीश कुमार ऐसा, जो उनकी राजनीति है उससे तो यही झलक रही है। देखिए, दिक्कत ये है संतोष जी कि नीतीश जी के राज्य में जो उनकी जाति और उनके समाज के लोग हैं, उनको छाछ पीकर ही रहना पड़ा है। उनको मलाई कभी भी नसीब नहीं हुआ।
इसका दर्द बहुत ज्यादा है और पिछले लोकसभा चुनाव में भी जो कहीं-कहीं जो दिखा आक्रोश कुर्मी जाति के भीतर, थोड़ा ही बहुत दिखा लेकिन दिखा है। इस बात को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं और इसी को समझने के बाद उसी की रिपेयरिंग के लिए मनीष वर्मा जी को लाया गया है। क्या है कि जो जातीय आक्रोश था उसको कहीं न कहीं से मलहम पट्टी लगाने, लेकिन नीतीश कुमार का जो 2005 से लगातार फार्मूला सत्ता में बना हुआ है, वो ये सच है कि जितनी मलाई है, आपने जो कहा कि जितनी भी मलाई है वो सवर्ण के लिए रिजर्व। उसके बाद बाकी कुछ लोग हैं, कुछ विशेष जैसे महादलित हैं, अकलियत है, जिनका जिनका अपना अपना कोटा है, वो है। जो बाकी कुछ जरूरत के समीकरण, जातीय समीकरण और राजनीतिक समीकरण के आधार पर जो लोग हैं उनके हिस्से है। लेकिन ये अपनी जाति के लिए नीतीश कुमार के राज्य में यही है, इस समाज का यह आरोप है कि भाई हमारे लिए मुख्यमंत्री के कुर्सी के अलावा बाकी कोई चीज ऐसा नहीं है, हम सिर्फ नीतीश कुमार जी को देखते रहे और प्रसन्न रहे, यही उनका संदेश है। और बिहार विकास करे, तरक्की करे और हम उसके लिए बलिदान करें। जहां जी, तक सवाल है कि अब ये लोग मलाई से भी संतुष्ट नहीं है, अब मलाई के बाद ये कुर्सी चाहते हैं और कुर्सी के कुर्सी लिए चाहते हैं तो वक्त जी हमारे कुर्सी पास अब चाहते हैं। नहीं है। और हाँ, अ, बातचीत जो सवाल हमने शुरू में लिए थे उसके लगभग जवाब हमारे दर्शकों को ज़रूर मिल गए होंगे और दर्शकों से ये गुजारिश है कि वे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें इस बातचीत को लेकर के, क्या सोचते हैं? तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।